रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छिप गई। फिर जेठ जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार वो दिल दहला देने वाली चीखी आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी हुई थी और चीखे चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 1 बज रहे थे और चीखों की पुकार गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति पंकज आज भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर से उनकी नींद कैसे आ सकती है? कल ही तो मैं पंकज का दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर ख़ानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी। मैंने पंकज से लव मैरिज की थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से फ़ोन से बात करना शुरू हो गया। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान के थे, इसलिए किसी को इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने यह शोर सुना था। एक लड़की की चीखों की आवाज़ें थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी है। कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। आधा घंटा वह आवाज़ गूंजती रही। उसके बाद शांति छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी ऐसी बंद हो गई थी जैसे कभी कुछ शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरे दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रही थी। कौन थी वो और वो ऐसा क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे? वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे हवेली बनी हुई थी, वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव के 3-4 मील दूर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे शहर में ही रहना था। शादी से पहले मेरी यही बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ है और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि न जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की दीवारें देखकर मेरी आंखें चौंधित रह गई थी। मेरा कमरा फूलों और गेंदों से सजाया हुआ था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे। मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोती रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। पंकज बिस्तर से उठ के अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं आराम से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई भ्रम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उस कपड़े का पहना था। पंकज कमरे में से जा चुके थे।
तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सच समझ कर बाहर गई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर कोई 1000 के नोट की बारिश करके मेरे स्वागत किया। वे मुझे बाहर ले गए जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप ने ना जाने कब से मैं वह मेरी झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, पंकज की बीबी। सभी औरतें ही मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव की कुछ और ही रस्में रिवाज होती हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और पंकज मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल में तुम परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कान दी। मैंने कहा, पंकज बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों पंकज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैंने नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें उसी शोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठ बैठी और पंकज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नज़र चुराई और कहने लगा, किसकी आवाज़? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, लेकिन पंकज को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब क्या भूत प्रेत? ये सोचते तो मैं कांपने लगी। डर की वजह से मैं पंकज से लिपट के लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगले सुबह ही मैंने पंकज से शहर जाने की ज़िद करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूँगी। और पंकज मुझे ध्यान से देखा जा रहा था। वो बार बार नज़र चुरा रहा था। वो मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसा ही साए हैं। किसी किसी को ही ऐसे आवाज़ें सुनाई देती है जैसे तुम्हें दे रही है, लेकिन उन साए ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे पंकज की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने पंकज जी से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर पंकज का चाय का कप हाथ में ही रह गया। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पंकज ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। पंकज ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। वहाँ के काम देखो जाकर।
मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई। तो मेरे से जेठ जी कहने लगे, बहू आज तुम नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और पंकज की पैकिंग भी तो करनी है ना, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी पंकज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया है कि अब यह यहीं रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से पंकज की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरत हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली सिर्फ पंकज जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि पंकज ने पहले ये बात मुझे बताया ही नहीं था। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर तो मुझे अपने साथ दिल्ली ले आएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद पंकज भी मेरे कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे कहा था हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती है, फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त जो चीखे की आवाज़ें मेरी जान निकाल लेगी, मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा कि तुम इन चीखों पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कूट नहीं करेगी, ये मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरे में लॉक रहना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पंकज की बातों ने तो मुझे और ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं रहूँगी और ना ही सोऊंगी। पंकज कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से जाकर कहता हूँ, एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दूँगा। वो तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सर हिला लिया। पंकज शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाती थी और लेट जाती थी। रात को जब वो चीखे की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि उस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी, वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी इन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी है। मैंने उसे डर से या तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और है, इसलिए उससे कहा, मैं जानती हूँ कि आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई दे रही है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाह होने लगी कि आखिर मामला क्या है, कि ये सारा माजरा क्या है। मैंने रात को जब वो चीखी की आवाज़ें सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे आवाज़ें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वह आवाज़ें अब मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में जाकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कन पर काबू पाने लगी। राजीव यानी कि जो मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी आवाज़ें सुनकर, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं है, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ें, मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनका बहुत बहुत इज्जत थी।
मैं उनके बारे में इस किस्म की सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरा जेठ जी और औरत के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी कितनी बड़ी इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? मैं उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आँखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वो उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुजा ली है। उनकी बातों पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कराने लगे। फिर बोले कि पंकज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात कोई जवाब ही नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहमदिल बना रहता था, और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे से बाहर चली गई। कमरे के हॉल से देखने लगी। वो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरी जेठ जी ने बड़ी बेदर्मी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पंकज को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीखें गांव की मासूम लड़कियों की है, जो तुम्हारे पिता जैसा भाई हवस का निशाना बनाती है। मेरे मुंह में से जो जो आ रहा था मैंने सब पंकज से कह दिया। मेरी बातें सुनकर वो गुस्सा में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें राजीव की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जान से मार डालेंगे वो तुम्हें। मैं पंकज की बात सुनकर इतना हैरान हुई, उतना कम था। मतलब जो अपने भाई के बारे में यह सब जानता था, और वो भी मिला हुआ था और सबसे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देखा मैं चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राजीव के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपने पिछले खिड़की से बाहर निकली और पाइप के सहारे ऊपर की तरफ जब पहुंच गई, राजीव के कमरे की बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के ज़रिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे की कमरे की तरह सजाया गया था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राजीव उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया था। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपनी मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। राजीव एकदम आराम से सोफे पर बैठा था, उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोशी थे। वो लड़की जब दरवाज़ा बजा कर थक गई तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, राजीव साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसकी बाल पकड़कर कहा, भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ।
यह कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटका था। फिर उसके गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द की बिलबिला उठी और मैं ये सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद के काबू किए वह खड़ी ये सब देख रही थी। फिर उस आदमी ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पे लगाया, उस लड़की की चीखे के साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजीव तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था। मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो थी नहीं, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से मर्दों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर चार्ज लगाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर डर लग रहा था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद वह नौकर वहाँ से चले गए। उनकी जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ने लगी जो उस हवेली की दीवार पर चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वो एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँचूँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उस वक्त उस बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस पर बैठ गई। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा घूंघट से छुपा रखा था। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जी को आईपीएस अफसर थे जो वो वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और राजीव के साथ साथ पंकज भी पकड़ा गया था। वो लगातार गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब पंकज से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी।